नमस्कार साथियों, मेरा नाम है निहाल जायसवाल और आपका विजय पथ एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज के वीडियो में हम प्रयोगशाला परिचायक से जुड़े हुए एमसीक्यूज़ की जो सीरीज़ चल रही है, उसमें हम आज कुछ और एमसीक्यूज़ को चर्चा करेंगे और आपसे आशा कर रहे हैं कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे। इसके संबंध में मैं कुछ आपको जानकारी देना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो शिक्षक भर्ती का नया बैच है, वो जो है 1 तारीख से प्रारंभ हो रहा है। तो 1 तारीख से हमारा बैच जो है प्रारंभ होगा शिक्षक भर्ती का, तो आप चाहें तो यहाँ पर आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। दू इसके अलावा हमारी जो डेमो वीडियो है, वो आपके यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, तो वहाँ से जाकर के आप डेमो वीडियो के रूप में जो लाइट का चैप्टर डला हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। ठीक, यदि आपको किसी भी जानकारी की ज़रूरत है तो आप ये दिए गए नंबरों पर क्या कर सकते हैं, कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। और हमारा जो पता है वो श्री बुक डिपो के जस्ट सामने जो 3A कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर 3rd फ्लोर में है। तो आप आकर के विजिट कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का जो एमसीक्यू सीरीज है उसको। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन कीजिए। ठीक है, अब सत्य कथन का चयन करना है, याद रखिएगा सत्य कथन है, असत्य नहीं है। तो इसमें देखिएगा पहला जो कथन दिया गया है उसमें कहा गया है उत्तल दर्पण का प्रयोग एक प्रभावशाली समांतर पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर कहा गया है अवतल दर्पण का उपयोग वाटर हीटर के रूप में सौर प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए दोनों ऑप्शन को मैं बताने से पहले आपको कुछ चीज़ों की जानकारी जो है दे देता हूँ, जिसमें हम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले दर्पण जो है, यहाँ पर दर्पण, 2 दर्पणों की बात की गई है। एक का नाम है उत्तल दर्पण और दूसरे का नाम है क्या, अवतल दर्पण। इसकी कॉमन प्रॉपर्टीज को हम लोग समझ लेते हैं। उत्तल दर्पण का मतलब है कि गोले का वह भाग जिसका परावर्तक तल जो होगा, इस साइड वाला जो तल है, ये वाला तल, इसको हम लोग बोल रहे हैं परावर्तक तल। और इसी परावर्तक तल पर चांदी या पारे की क्या होगी, परत होगी, चांदी या पारे की। तो ये वाला जो सतह है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तक तल। और परावर्तक तल कैसा रहेगा, उत्तल का उभरा हुआ, उसे याद रखेंगे उभरा, उसे याद रखेंगे उभरा। तो जहां पर उत्तल मतलब परावर्तक सतह जो है उभरा है, वो कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण के बारे में याद रखेंगे जिसका परावर्तक तल जो है वो क्या है, धंसा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर बात ऐसे होती है कि जब प्रकाश की किरण, यहाँ मान लीजिए कि जो प्रकाश है, ये प्रकाश की किरण जो है यहाँ पर इस तरीके से टकराई, तो टकराने के बाद ये जो उत्तल दर्पण है इसको क्या कर देता है, फैला देता है। क्या कर रहा है, ये फैला देता है। तो इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि जनरली जो जहां पर हम लोग को लाइट को फैलाना है वहां पर क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर उत्तल दर्पण में क्या हो रहा है, लाइट हमारी जो है फैल जा रही है। तो फैल रही है का मतलब इसका कहाँ पर उपयोग किया जाएगा, जैसे हम लोग को टॉर्च में लाइट को फैलाना है, तो टॉर्च में क्या कर सकते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग, यदि हमको लाइट को फैलाना है तब की कंडीशन में। ठीक, दूसरा जो है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण यदि प्रकाश की किरण क्या होती है, इस तरीके से आपतित होती है, तो ये अपने फोकस पर इसको ले जाता है। ठीक, यहाँ ऐसा करके मोड़ देता है। तो यहाँ पर देखिए प्रकाश की किरणें जो है टकराने के बाद क्या हो रही है, केंद्रित हो रही है। तो इसीलिए अवतल दर्पण जो है इसमें प्रकाश की किरणों का क्या होता है, केंद्रीकरण होता है। अब केंद्रीकरण होता है तो एक जगह जब मान लो बहुत सारी प्रकाश की किरण आएंगी, वो वहां पर उस जगह को क्या करेगी, गर्म करेगी, ये होता है। तो यहाँ पर अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों ने कई बार वीडियोस वगैरह में देखा होगा कि ऐसा, जैसे आपके घर में डीटीएच वगैरह होता है, तो इसके केंद्र में एक ऐसा डंडी लगा दीजिए और यहाँ पर एक बर्तन रखे हैं और यहाँ पर शीशा वगैरह चिपकाए हैं। तो इस बर्तन में क्या होता है, खाना पकने लगता है, क्यों, केंद्रीकृत। तो यही टेक्नोलॉजी या इस तरीके का प्रयोग ही हम कहाँ पर करते हैं, हीटर में। तो वही दिया गया है हमारा 2nd नंबर का यहाँ पर ऑप्शन, उस चीज को समझिए। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं हम कि अवतल दर्पण जो है
अवतल दर्पण का उपयोग वाटर हीटर के रूप में सौर प्रकाश को केंद्रित करने के लिए इस तरीके का प्रयोग किया जा रहा है कि मान लीजिए ये पाइप है, अब इस पाइप में क्या कर दीजिए, यहाँ पर ऐसा अवतल दर्पण लगा दिए। अवतल दर्पण से जब सूर्य की प्रकाश किरणें टकराएंगी, टकरा करके इसी पाइप में पड़ेंगी, तो ये पानी को क्या करेंगी, गर्म करेंगी। तो गर्म करने की वजह से क्या होगा, पानी जो है गर्म हो जाएगा और वे हीटर की तरह काम करेगी। तो वही कथन यहाँ पर दिया है सेकंड को, तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं सेकंड ऑप्शन सही हो गया हमारा। तो यहाँ पर देखिए, एक तो दिया गया है ये और केवल 1 और केवल 2, तो 2 वाला हम लोग को 2 ऑप्शन, तो डी ऑप्शन गलत हो जाएगा और ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन बी या सी दोनों में से एक होगा। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। उत्तल दर्पण का प्रयोग एक प्रभावशाली समांतर पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ पर प्रकाश किरण जो है क्या हो रही है, फैल जा रही है। तो फैल जा रही है मतलब एक दूसरे को क्या करेगी, पीछे जाकर, यदि इसको मैं पीछे ऐसा मिलाऊं तो ये क्या हो जाएगी, केंद्रित हो जाएगी। ये समांतर किरण तो यहाँ से नहीं मिल रही है। तो कहने का मतलब यहाँ क्या है, मतलब ये किरणें फैलेगी एक दूसरे की ओर। तो इस वजह से प्रभावशाली समांतर पुंज कहने का मतलब है जैसे लेजर लाइट है, तो लेजर लाइट में क्या होता है, एक पुंज निकलता है, समझ लीजिए। टॉर्च है तो टॉर्च में क्या होगा, एक पुंज जाएगी आपके सामने। तो यदि वो सीधी जा रही है एकदम, तो उसी को बोल रहे हैं प्रभावशाली समानांतर पुंज। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, लाइट जो है फैल रही है। तो लाइट जब फैल रही है तो इस वजह से ये समानांतर पुंज प्राप्त करने के लिए क्या किया, नहीं किया जा रहा है। तो किस में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर क्या है, सही है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। आशा करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया, कह रहा है, देखिए यह कथन किसके बारे में बात करता है। ठीक है, तो पहला यहाँ पर दिया गया है, इसमें वस्तु दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। यहाँ वस्तु नहीं होगा, यहाँ पर होगा व्यक्ति, यहाँ पर होगा क्या, व्यक्ति। तो इसमें व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। ठीक है, दूसरा है, इसमें निकट रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। देखिए इसमें बात की जा रही है किसमें, इसमें निकट रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, रेटिना के पीछे बन रहा है। तो रेटिना के पीछे बनेगा, पर्दा के पीछे अगर बन रहा है तो उसका प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा, इसीलिए निकट की वस्तु इसमें क्या होगी, दिखाई नहीं देगी। तीसरा पॉइंट यहां पर दिया गया है, इस दोष हेतु उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है तो किससे जुड़ी हुई है, देखिए दूर की वस्तु दिखाई दे रही है, क्या हो रहा है, दूर की वस्तु क्या है, दिखाई दे रही है, लेकिन पास की या निकट की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है। ठीक, निकट की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है, तो कौन सा है ये, तो इसको बोलेंगे हम लोग कौन सा, दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। ठीक, इसको बोला जा रहा है कौन सा, दूर दृष्टि दोष बोला जा रहा है। ठीक, अब यहां पर दूसरी कंडीशन है कि हमको यदि पास की वस्तु क्या हो, दिखाई दे, और दूर की वस्तु को जो है वो दिखाई ना दे, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। अब देखिए इसको याद रखने का ट्रिक क्या हो सकता है कि दूर में ऊ की मात्रा आ रही है, तो इसके लिए कौन सा लेंस उपयोग करेंगे, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस उपयोग में लाएंगे, उत्तल लेंस। और निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग कौन सा लेंस लेंगे, अवतल लेंस, इसका उपयोग हम लोग यहां पर करेंगे। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा है, दूर दृष्टि दोष जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा कौन सा, ये थर्ड क्वेश्चन है। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या बात की गई है देखते हैं। यहाँ पर कहा गया है, कथन 1 कह रहा है कि लाल रंग का प्रकीर्णन अपेक्षाकृत बैंगनी रंग से अधिक होता है। क्या कहा गया है, लाल रंग का जो प्रकीर्णन है वो बैंगनी रंग से अधिक होगा। दूसरा चीज यहाँ पर कहा गया है कि क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है अतः प्रकीर्णन अधिक होगा। यहाँ पर मैं कुछ चीजें आपको बताना चाह रहा हूं। तो देखिए प्रकाश की जो किरण होती है उसमें होता है बैजानी, हपी नाला। ठीक, तो बैजानी, हपी नाला, इस क्रम में यदि इस ओर से इस ओर जाएंगे तो इसका क्या होगा,
तरंग दैर्ध्य का मान क्या है, बढ़ेगा। अब जिसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा है, ठीक है, तो उसका प्रकीर्णन क्या होगा, सबसे कम होगा। प्रकीर्णन क्या होगा, सबसे कम होगा। तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या है, ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा लाल रंग का तरंग दैर्ध्य होगा। सबसे कम क्या होगा, बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य। और चूंकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है, इसलिए इसका प्रकीर्णन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरी ओर यहाँ पर बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य ज्यादा है, मतलब कम है, तो इसका प्रकीर्णन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसीलिए गाड़ी की जो पीछे लाइट लगी हुई होती है, उसको हम लोग किस रंग का रखते हैं, लाल रंग का, ताकि वो दूर से दिखाई दे दे। ठीक, तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो इस हिसाब से अब देखते हैं क्या है, लाल रंग का प्रकीर्णन अपेक्षाकृत बैगनी रंग से अधिक होता है। बिल्कुल गलत है, प्रकीर्णन किसका ज्यादा होगा, बैगनी रंग का, और लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होगा, कम होगा। ठीक, तो ये कथन तो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा कथन दिया गया है, क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, अतः प्रकीर्णन अधिक होगा। यहां पर यदि दिया होता कि प्रकीर्णन क्या होगा, कम होगा, तब ये सही हो जाता, लेकिन अधिक दिया है इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से यदि हम लोग देखें कथन एक और कथन दो को, तो यहां पर इनमें से कोई नहीं जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए, इसमें दिया गया है सुमेलित कीजिए। एक और दिया गया है आपको वैज्ञानिकों के नाम, और दूसरी ओर दिया गया है उनके द्वारा दिए गए कुछ सिद्धांतों के बारे में। तो यदि हम लोग यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सा सिद्धांत किसने दिया है, तो यहाँ पर देखिए एक वैज्ञानिक का नाम है जिसको हम कह रहे हैं न्यूटन। ठीक, तो न्यूटन में यहाँ पर देखिए प्रकाश की चाल दिया गया है सामने, थॉमस यंग के सामने दिया गया है कणिका सिद्धांत, रोमर के सामने दिया गया है तरंग सिद्धांत, और हाइगेनबर्ग के सामने दिया गया है व्यतिकरण का सिद्धांत। इसको हम लोग को देखना है कि किसने किसको दिया है। तो देखिए यहाँ पर ट्रिक मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा, आप उसके बाद इसको कभी नहीं भूलेंगे। ठीक, यहाँ पर देखिए न्यूटन, टन आ रहा है क्या, यहाँ पे टन, न्यूटन में लिखा हुआ है टन। ठीक, और यहाँ पर यंग, यंग लिखा है। यंग का मतलब जैसे यंग बोलते हैं ना, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं यंग, यंग जनरेशन है, युवा है, युवा जनरेशन है। तो मान लो जो व्यक्ति मतलब युवा है, तो क्या करेगा, उत्पाद ज्यादा मचाएगा। क्या बने, उत्पाद ज्यादा मचाता है। तो हम लोग छत्तीसगढ़ी में बोलते नहीं है जी, अति कर दी है तह करके। तो वही चीज है यहाँ पर, अति कर दिए है तो उसको याद रखेंगे व्यति से। किसको याद रखेंगे, व्यति से। तो यंग जो है वो किसके लिए आएगा, व्यतिकरण के सिद्धांत के लिए। दूसरा जो है यहाँ पर रोमर दिया है। ठीक है, न्यूटन टन में, यहाँ पर न्यूटन में क्या आ रहा है, टन, और टन से किसको मापते हैं, कोई वस्तु होगी, कोई भारी चीज होगी। तो यहाँ पर देखिए कहीं पे कुछ दिख रहा है क्या, तो कण, कण से याद रखेंगे कणिका सिद्धांत। तो न्यूटन ने क्या दिया, कणिका सिद्धांत दिया। ठीक, थॉमस यंग ने क्या दिया, व्यतिकरण का सिद्धांत दिया। रोमर, अब यहाँ पर देखिए रोमर, ठीक है, तो ये एक व्यक्ति है जो क्या हो रहा है, रो रो करके क्या हो रहा है, चल रहा है। याद रखेंगे कोई व्यक्ति है, रो रहा है और चल रहा है। क्या हो रहा है, रो रहा है और चल रहा है। तो रो रहा है और चल रहा है, तो याद रखना रोने से रोना, और चल रहा से याद रखना चाल। तो यहाँ पर याद रखिए रोमर नाम के व्यक्ति ने क्या किया, प्रकाश की चाल यहाँ पर उसके बारे में बताया। तो इन्होंने निर्वात में प्रकाश की चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन्होंने बताया था। ठीक, इसके बाद देखिए हाइगेनबर्ग। तो यहाँ पर देखिए हाइगेनबर्ग जो है, अब एक ही ऑप्शन बनता है तरंग सिद्धांत का। तो इस तरीके से यदि हम लोग देखें तो इसमें आ रहा है हाई, क्या आ रहा है, हाई। ठीक है, हाई माने ज्यादा हो गया है। तो कभी कभी बोलते नहीं है जी कि मान लो आपका दोस्त वगैरह थोड़ा बहुत लेता है, तो ऐसा बोलते हैं हाई हंसका आज, थोड़ा बहुत। तो वही चीज है, हाई से क्या होगा, रंग में है। जब रंग में रहता है या वो ज्यादा दिखाता है अपने आप को, तो बोलते नहीं है हाई हंसका आज, रंग दिखाता। तो वही चीज है, यहाँ पर क्या रखेंगे, हाइगेनबर्ग से याद रखेंगे तरंग सिद्धांत को। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर देख लिए हैं। तो अब देखते हैं मिला करके, पहले का क्या होगा, सेकंड, पहले का सेकंड किस में दिख रहा है, पहले में दिख रहा है और डी में दिख रहा है। तो बी और सी तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरे देखिए थॉमस यंग जो है, बी का चौथा,
तो बी का चौथा दोनों में दिख रहा है। ठीक, अब उसके बाद सी का पहला, तो सी का पहला हम लोग को ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन यहां पर देखिए, पांचवा क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, देखो, आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के प्रवाह को क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। ठीक, दूसरा दिया है कथन, यह प्रवाह इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉनों के असंतुलन के कारण उत्पन्न होता है। बिल्कुल दोनों जो है वो सही ऑप्शन है। यहां पर देखिए, आवेशों का यदि प्रवाह होता है, आवेशों का प्रवाह होता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, आवेशों का प्रवाह, तो या तो प्लस का प्रवाह होगा या माइनस का प्रवाह होगा। ठीक, अब दोनों का जब प्रवाह, विद्युत में क्या होता है, यही धनात्मक और ऋणात्मक वाली तो चीजें रहती है, तो इसलिए इसको याद रखेंगे, आवेश के प्रवाह को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। दूसरा चीज यहाँ पर हम लोग बात करें, तो दूसरे चीज में यहाँ पर दिया गया है, यह प्रवाह इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों के असंतुलन के कारण उत्पन्न होता है। बिल्कुल उत्पन्न होता है कि यदि कोई परमाणु है या कोई परमाणु है, तो उस परमाणु में क्या होते हैं, एक तो नाभिक में होता है यहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इसके चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमते रहते हैं। अब मान लीजिए किसी भी परमाणु में जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। तो जब समान होगी तो क्या होगा, वो अपनी स्थिति में बना रहेगा, कोई भी काम नहीं करेगा। लेकिन यदि प्रोटॉन ज्यादा हो गया, मान लो प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी, ज्यादा, और प्रोटॉनों की संख्या कब ज्यादा होगी, क्योंकि ये नाभिक से तो निकल नहीं सकता। ठीक, कौन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए यहां से, यहां मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, मतलब क्या हो जाएगा, धनात्मक जो चीजें हैं वो ज्यादा हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, और ऋणात्मक चीजें क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो इस वजह से असंतुलन होगा, तो असंतुलन होगा तो या तो इलेक्ट्रॉन देगा या अपने पास जो इलेक्ट्रॉन है उसी को दे देगा। तो ये जो चीजें हैं, इसी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों के असंतुलन के कारण जो है यह उत्पन्न होती है। तो ये भी कथन सही है। और याद रखिएगा, मेनली यदि पूछा जाए आवेशों का प्रवाह किस पर निर्भर करता है, तो इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करता है, और इलेक्ट्रॉनों पर भी याद रखेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन पर। ठीक, तो ये चीजें समझ में आई होंगी आपको। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, तो दोनों सही हैं कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी पे। तो पांचवा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं इसी में, छठवां क्वेश्चन यहाँ पर ले लेते हैं। तो छठवां क्वेश्चन यहाँ पर दे रहे हैं, देखिए, अमीटर को सामान्यतः समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, पहला दिया गया है। दूसरा, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। ठीक, इसको समांतर क्रम को याद रखेंगे, प्रतिरोध शून्य होता है। अमीटर को एम्पियर मीटर भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें समांतर क्रम में शंट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए शंट शब्द आ रहा है। शंट कुछ नहीं होता है, जैसे ये रोड है और इस रोड से एक बाईपास करके एक और रोड ऐसे दे दी गई, उसी को क्या कहेंगे, शंट समझ लीजिए विद्युत की भाषा में। जैसे मान लीजिए ये एक तार है और इस तार से विद्युत प्रवाहित हो रही है, तो इस तार में ज्यादा लोड ना जाए करके इस तार से ऐसा एक तार और निकाल करके क्या देंगे, जोड़ दे देंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शंट बोलते हैं। ठीक है, यही क्या है, शंट है, ये समझ लीजिए। अब अमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, नहीं, अमीटर को जोड़ा जाता है, जब भी जोड़ा जाएगा इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है सर, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, श्रेणी क्रम में। तो देखिए पहला ऑप्शन गलत है, तो यहाँ पर तो पहला सत्य दिया है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, और ये ऑप्शन। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा बचा, सी, तो ये हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पर अमीटर को एम्पियर मीटर कहते हैं। एम्पियर मीटर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एम्पियर को यहाँ पर क्या कहता है, ये एम्पियर जो है उसका मापन करता है। अब तीसरा जो चौथा जो ऑप्शन है वो उसको क्यों सही ले रहे हैं, उसको समझिए कि समांतर क्रम में शंट का प्रयोग किया जाता है। तो जब अमीटर बनाया जाता है ना, अमीटर जब बनाया जा रहा है, तो इस अमीटर के भीतर क्या करते हैं कि धारावाही या धारामापी जो होता है, इस धारामापी के साथ एक शंट के रूप में, एक समांतर क्रम में एक शंट का प्रयोग किया जाता है, और यही पूरी संरचना क्या कहलाती है, हमारी अमीटर कहलाती है। तो इसलिए ये वाला जो ऑप्शन चौथा है
उसको हम लोग सही ले रहे हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसी में आगे। हमारा क्वेश्चन जो है उसमें 7वें क्वेश्चन पे जाते हैं। तो 7वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, देख लीजिए। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के परितः चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो देखिए, आप लोगों ने विद्युत घंटी देखा होगा, विद्युत घंटी देखा होगा। और विद्युत घंटी में क्या होता है कि एक जो धातु रहती है उस पर ऐसा स्प्रिंग दे दिए रहता, स्प्रिंग बोल रहा हूँ, तार का ऐसा कुंडली बना देंगे। अब जैसे ही इस तार में विद्युत धारा यहाँ से क्या कर दी जा रही है, प्रवाहित की जा रही है, मान लीजिए, ठीक, विद्युत धारा प्रवाहित की गई। विद्युत धारा प्रवाहित की गई है तो यहाँ पर क्या होगा, एक मान लेते हैं कि कोई टीन का या लोहे का वस्तु है, वो जब विद्युत धारा होता है, प्रवाहित होता है, तो इसमें क्या होता है, ये बार बार ऐसे टकराता है और घंटी की आवाज आती है। कहने का मतलब तो ये है कि परितः चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न होता है, ठीक, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न हो रहा है। अब इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज जो थी वो ओस्टर, सॉरी यहाँ पर देख, ये देखिए हमारा ऑप्शन ही गायब हो गया था यहाँ से। तो देखिए कौन सा रहेगा हमारा जो है, ये सी आंसर यहाँ पर सही आंसर होगा। कौन सा, ओस्टेड। ठीक है, इसको बात याद रखेंगे। ठीक, फैराडे और कुलाम, इसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 8वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 8वां क्वेश्चन में बात क्या की गई है, देखिए, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर विलयन दुधिया हो जाता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में या देर तक कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर यह साफ दिखाई देने लगता है। और कारण क्या बताया गया है कि प्रथमतः कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, बाद में यह सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण कर लेता है। ये उसका सूत्र है सोडियम बाइकार्बोनेट का, ठीक है, सॉरी सोडियम हो गया है, यहाँ कैल्शियम बाइकार्बोनेट होगा, ऐसा याद रख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर विलयन दुधिया हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही रखा हुआ है। लेकिन ज्यादा मात्रा में प्रवाहित करने पर, कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर यह साफ दिखाई देने लगता है। तो देखे होंगे जब चूना शुरू में डालते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करेंगे तो दुधिया दिखाई देता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में प्रवाहित करेंगे तो धीरे धीरे वो साफ होने लगता है। तो पहला क्वेश्चन मतलब पहला कथन तो क्या है, सही है। कारण जो है यहाँ पर दिया गया है, प्रथमतः कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी से क्रिया कर कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, बाद में यह, ये देखिए ये वाला सूत्र को याद रखेंगे, ये गलत लिखा है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करता है, तो ये सही है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है, और व्याख्या भी करता है ना, तो इस वजह से ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। यह हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, देखिए 9वां क्वेश्चन। तो 9वां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि जब किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन किया जाए तब क्या होगा। पहला यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन में दिया गया है कि उसके रासायनिक व भौतिक दोनों गुणों में परिवर्तन होगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पर दिया गया है केवल रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा, केवल रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा, केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन किया जा रहा है, मतलब भौतिक परिवर्तन तो हो ही रहा है, ठीक। तो इस हिसाब से यदि देखें तो भौतिक परिवर्तन किसमें है, देखिए इसमें है, इसमें भी है, सॉरी इसमें केवल रासायनिक परिवर्तन है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि भौतिक गुणों में परिवर्तन है मतलब भौतिक परिवर्तन तो हो ही रहा है, ठीक। उसके बाद उसके रासायनिक एवं भौतिक दोनों गुणों में परिवर्तन होगा, नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, देखिए अब मान लेते हैं कि कोई वस्तु है, मान लीजिए ये टूथपेस्ट है। अब टूथपेस्ट में आप लोग क्या लगाए, बल लगाए और इसको ऐसा पिचका दिए, अंदर जो भरा पदार्थ है उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो गया क्या, कि जो आपका जो टूथपेस्ट था वो क्या दूसरी चीज बन गई, नहीं बनी है, केवल उसकी आकृति में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। तो केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन किया जाए तब उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होगा, तो केवल और केवल किसमें होगा, भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 10वें क्वेश्चन की ओर।
तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कहा गया है रक्त की जांच में किस विधि का प्रयोग किया जाता है। रक्त की जांच में किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर याद रखेंगे रक्त की जांच करने के लिए हम लोग अपकेंद्रीकरण का प्रयोग करते हैं, प्रभाजी आसवन नहीं करते हैं, ठीक है, ना ही क्रिस्टलीकरण करते हैं, ना ही पृथक्करण विधि का प्रयोग करते हैं। पृथक्करण विधि आप लोग जान रहे होंगे कि जब आप किसी चीज को, दो मिश्रित चीजें हैं उनको अलग अलग करते हैं तो वो पृथक्करण विधि के अंतर्गत आती है। अब केंद्रीकरण क्या होता है समझिएगा कि जब ऐसा कोई विलयन है और इस विलयन में जो कण है, ठीक है, वो कण जो है वो ना तो छान करके निकाला जा रहा है, मतलब छान के निकाल नहीं सकते हैं उसको, तब की कंडीशन में क्या करते हैं, अब केंद्रीकरण विधि का प्रयोग करते हैं। और अब केंद्रीकरण विधि का जब प्रयोग हम लोग करते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि इस चीजों को तेजी से घुमाया जाता है तो उसके कारण जो कण होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग चेक करते हैं। तो रक्त की जांच में इसी विधि का प्रयोग किया जाता है जिसको कहते हैं अब केंद्रीकरण की विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको हम लोग कह रहे हैं टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव दिखाई देता है दूध में, कोहरे में और परितालिका में, ठीक है। परितारिका कहने का मतलब क्या है, ये आंख से संबंधित है। परितारिका इसको बोलते हैं आइरिस, नाम सुने होंगे आप लोग, ठीक है। तो इसमें बोला जा रहा है टिंडल प्रभाव दिखाई देता है, तो ठीक है। तो इसमें दूध में, कोहरे में, परितालिका में, तीनों में ही दिखाई देता है। जब कोई, अब यहां पर समझिए टिंडल प्रभाव क्या होता है, पहले देख लेते हैं। टिंडल प्रभाव घर में क्या होता है कि मान लीजिए ये आपकी छत है और इस छत में कहीं पर कोई भाग ऐसा क्या है, टूटा हुआ है, और यहाँ से जब ऐसे प्रकाश की किरणें आती हैं तो आपने देखो कि सीधे प्रकाश की किरण में धूल के कण ऐसे उड़ते हुए दिखते हैं और एकदम पतली सी रेखा दिखती है, मतलब प्रकाश का पथ आपको दिखता है कि प्रकाश इस डायरेक्शन से ऐसे आ रही है, ठीक। ये क्यों होता है कि जब जो कोई विलयन जो है, मान लीजिए ये कोई विलयन है और ये विलयन जो है ये कोलाइड विलयन है। क्या विलयन है, कोलाइड विलयन है। तो जब इसमें से प्रकाश जो है गुजरेगा तो इस प्रकाश का मार्ग क्या है हम लोग को दिखाई देने लगता है। तो इसी में एक शंक्वाकार आकृति बनती है और इसी को कहा जाता है टिंडल प्रभाव कहा जाता है। और ये प्रकीर्णन की वजह से बनती है। जब ये प्रकाश की किरणें ऐसे गुजरती है ना तो कोलाइड विलयन में जो छोटे छोटे कण होते हैं उससे टकरा करके प्रकाश जो है प्रकीर्णित होता है और इस वजह से हमको प्रकाश का जो पथ है वो दिखाई देने लगता है। इसी को हम लोग कहते हैं टिंडल प्रभाव। और इसी वजह से दूध में, यदि दूध का विलयन है, आप टॉर्च से जलाकर देखेंगे तो प्रकाश का पथ आपको दिखाई देगा प्रकीर्णन की वजह से। दूसरा कोहरा, आप लोग देखे होंगे जब बाइक वगैरह से जाते हैं तो लाइट की रोशनी आपको सीधे कोहरे में क्या दिखती है कि यहाँ से लाइट आ रही है, ऐसा लाइट का डायरेक्शन वगैरह दिखता है। तो इस तरीके से, और परितालिका में जब इस तरीके के विलयन से प्रकीर्णन होगा और प्रकीर्णन होने के बाद जब आंखों में जाएगा तो आइरिस में भी क्या होता है, ये टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है 1, 2 और 3 ये सही हो जाएगा, ठीक। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है जिसमें कहा जा रहा है बर्फ का घनत्व पानी से क्या होगा, क्या कम होगा, ज्यादा होगा, या कभी कम होगा कभी ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा बर्फ का जो घनत्व है, आप लोगों ने देखा होगा घर में जब आप बर्फ को पानी में डालते हैं तो क्या होती है, बर्फ जो है तैरती है ऊपर में। जब बर्फ को क्या करते हैं आप पानी में डालते हैं तो पानी के ऊपर क्या होता है, बर्फ जो है तैरने लगता है ऐसे। मान लीजिए पानी है, पानी में आप बर्फ का ऐसा टुकड़ा डाले तो टुकड़ा जो है तैरने लगता है। तो ये दिखाता है कि बर्फ जो है क्या है, घनत्व तो इसका क्या है, कम है, किससे, पानी से, इसीलिए क्या हो रहा है, वो तैर रहा है। तो यहाँ पर इसको रिलेट करके ऐसे याद कर सकते हैं। ज्यादा ट्रिकी चीज में अगर आप नहीं जाना चाह रहे हैं तो बर्फ का घनत्व तो क्या होगा, पानी से कम होगा। इस चीज को आप लोग सिंपल सा याद रख सकते हैं। मैंने आपको ये रिलेट करने के लिए बता दिया कि ऐसे रिलेट आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है ये है 13वां क्वेश्चन। यहाँ पर 13वां क्वेश्चन में क्या किया गया है, कहा गया है क्या होता है जब शुष्क बूझे चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। शुष्क बूझे चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। तो ये हमारा बूझा चूना, अब इसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित कर देते हैं। तो प्रवाहित करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कैल्शियम
ऑक्सीक्लोराइड बन जाएगा ऐसा, ठीक। और हमारा हाइड्रोजन जो है वो निकल जाएगा बाहर। तो इस वजह से हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ये है ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो ऑप्शन 13 का जो सही आंसर है वो कौन सा है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। इसको ऐसे भी आप लोग निकाल सकते थे, देखिए कैल्शियम ये है, क्लोरीन गैस मिल रही है तो क्लोरीन गैस मिल रही है तो फ्लोराइड तो नहीं होगा, नहीं, तो ऑप्शन सी तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और क्लोराइड तो यहाँ पर दो ऑप्शन फंसता आपका ए और डी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे हमारा यहाँ पर 14 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें कहा जा रहा है क्या, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। देखिए रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है नमक का क्रिस्टलन। नमक का क्रिस्टलन मतलब नमक को क्या बोलते हैं हम लोग, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन ये कह रहे हैं। ठोस सल्फर का द्रव सल्फर में बदलना। अब देखिए अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, ठोस से कहाँ जा रहे हैं, द्रव में। नमक का क्रिस्टलन, तो ये भी क्या हो रहा है, क्रिस्टल बन रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ठोस हो रहा है। तो पहले किसी भी अवस्था में होगी सोडियम और कैल्शियम रही थी, अब ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक क्रिस्टल का बना रहे हैं। तो क्रिस्टल कैसा, ठोस हो ही होगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों में रासायनिक परिवर्तन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। क्या परिवर्तन हो रहा है, भौतिक परिवर्तन। तो उपरोक्त में से कोई नहीं इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, 14वें क्वेश्चन का आंसर कौन सा रहेगा आपका, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 15वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, उसको देखिएगा। 15वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, 15वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन करें, ठीक है। उपचयन मतलब उपचयन और अपचयन की अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। अब यहाँ पर शब्द जो आपको मिल रहा है उपचयन, ये समझ नहीं आ रहा होगा तो समझिएगा उपचयन, उपचयन को ही कहा जाता है ऑक्सीकरण, ठीक। और जहां पर, और ये अपचयन, अपचयन, अपचयन को याद रखेंगे आप सिंपल, ठीक है। और इसको रिडक्शन भी याद कर सकते हैं, ये रिडक्शन। तो यहाँ पर इसको याद रखेंगे उपचयन और ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण, ठीक है। और अपचयन और रिडक्शन ऐसा याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए उपचयन अपचयन अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं तो उसमें क्या कहते हैं, उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, या इसी को बोलते हैं उपचयन अपचयन अभिक्रिया। दूसरा है ऑक्सीजन की वृद्धि उपचयन को दर्शाती है। यहाँ पर यह भी कथन क्या है, सत्य है कि यदि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की मात्रा जो है वृद्धि हो रही है तो उसका क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। उपचयन का मतलब क्या है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण कब होगा, जब उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा। तो ऑक्सीजन जुड़ेगा मतलब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई, ठीक है। तो इसमें वृद्धि हो रही है तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की वृद्धि उपचयन कहलाएगी। थर्ड है हाइड्रोजन की वृद्धि क्या कहलाएगी, अपचयन को दर्शाती है। अब इसको याद कैसे रहेंगे, कंफ्यूजन हो जाता है सर, ऐसा होगा। इसको याद रखने के लिए आप क्या रखेंगे, देखिए एक है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब बढ़ रहा है तो क्या रहेंगे, उपचयन, और उपचयन को ही क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण, ठीक, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है क्या, ऊपर किस में आ रहा है, उपचय, उपचय में आ रहा है, उपचयन में। तो ऊपर से उप याद रख सकते हैं। तो ऑक्सीजन यदि बढ़ता है तो क्या होगा, उपचयन होगा। और यदि यहीं पर बोलते हैं, इसको दूसरे कंडीशन में भी दे सकता है कि यदि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या हो जाए, कम हो जाए, तब भी इसको क्या बोलेंगे, उपचयन। तो इसको याद रखेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन यदि बढ़ता है तो हाइड्रोजन क्या होगा, कम होगा, हाइड्रोजन की मात्रा, तो उसको क्या बोलेंगे, उपचयन। किसी पदार्थ की बात कर रहा हूं ना मैं। अब पदार्थ में यदि ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो रही है, कम हो रही है, और हाइड्रोजन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तब इसको क्या बोलेंगे, अपचयन कहेंगे, अपचयन। तो जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ने लगे तो उसको बोलते हैं हम लोग अपचयन। तो इसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने से याद रखेंगे उपचय। इसमें ऑक्सीजन जो है नीचे जा रहा है। और अपचयन को मैंने क्या कहा, रिडक्शन भी कहा मैंने, रिडक्शन।
तो रिड्यूस हो रहा है क्या, नीचे जा रहा है क्या, तो ऑक्सीजन नीचे जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो रिड्यूस हो रहा है तो क्या बोलेंगे, अपचयन कहेंगे। तो इस तरीके से दोनों चीजों को आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक, तो इसमें जो है हमारा जो तीनों ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तीनों ऑप्शन कौन सा, ये पहला वाला भी सही है, दूसरा वाला भी सही है, तीसरा, तीनों सही। कोई दिया है क्या, यहाँ पे दिया हुआ है सी जो ऑप्शन है वो तीनों सत्य है, ये यहाँ पर दिया गया है, 1 और 2 और 3 सत्य है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कौन सा है, दिया हुआ है सुमेलित कीजिए, लोहे पर जंग लगना, चांदी पर जंग लगना और तांबे पर जंग लगना। तो देखिए लोहे पर जो जंग लगता है वो किस कलर का होता है, तो आप लोगों ने देखा होगा जनरली लोहे पर जो जंग लगता है किस कलर का होता है, भूरे रंग का। ठीक है, नहीं देखे होगे तो अपने घर में देख लेना जी। ठीक है, तांबे पर जंग लगता है तो क्या होता है, हरे कलर का होता है। चांदी पर यदि जंग लगता है तो वो किस कलर का होता है, काले कलर का। तो यहाँ पर देखिए लोहे पर जब जंग लगा तो कौन सा, यहाँ मैं कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखे। ठीक है, तो भूरे कलर का ये हो जाएगा। और यहाँ पर यदि तांबे पर जंग लग रहा है तो कौन से कलर का, हरे कलर का। तो लोहे पर जंग मतलब ए का कौन सा हो गया, तीसरा हो गया। ठीक है, चांदी पर जंग मतलब दूसरा काला रंग का होगा, और तांबे पर जंग लगता है तो कौन सा, हरे कलर का, मतलब पहला। तो 3 2 1 कहीं पे ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर 1 ये है हमारा सही आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां तक हम लोगों ने बात कर ली है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए चित्र का अवलोकन कर बताइए कि क्या है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो प्रकाश किरण है, देखिए यहाँ प्रकाश किरण ऐसे जा रही है, प्रकाश किरण जा करके इस बीकर में नहीं दिख रही है, और दूसरा बीकर में प्रकाश किरण का रास्ता जो है दिख रहा है। प्रकाश किरण का रास्ता ऐसे दिख रहा है, मतलब प्रकाशित होगी कि प्रकाश किरण ऐसे जा रही है विलयन के अंदर से। तो हमको देख के बताना है कि बीकर 1 में क्या है और बीकर 2 में क्या है। तो देखिए बीकर 1 मैंने कहा कि प्रकाश किरण, इसके पहले मैंने बताया है क्वेश्चन में कि प्रकाश की किरण का पथ कहाँ पर दिखेगा, कोलाइड विलयन में, और कोलाइड विलयन को कहते हैं हम लोग कलिल विलयन। ठीक है, तो पहला वाला विलयन जो है उसमें प्रकाश का रास्ता नहीं दिख रहा है, मतलब वो कैसा विलयन होगा, सामान्य विलयन होगा। तो यहाँ पर पहला विलयन जो है सामान्य विलयन, तो सामान्य विलयन वाला कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा बीकर। तो दूसरा बीकर में प्रकाश का रास्ता जो है दिख रहा है। अब जब प्रकाश का रास्ता दिख रहा है तो कैसा विलयन होगा, वो कलिल विलयन होगा, या उसी को बोलते हैं हम लोग कोलाइड विलयन। ठीक है, जो टिंडर प्रभाव दिखाती है वही। तो यहाँ पर पहला बीकर जो हो जाएगा वो है सामान्य विलयन हो जाएगा, और दूसरा बीकर जो हो जाएगा वो कलिल विलयन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसी पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए 18वां क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। लेड एसिड बैटरी का आविष्कार गैस्टन प्लेंटी ने किया था। ठीक है, इसमें एक या अधिक सेल श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं और प्रत्येक सेल एक प्लेट से बना होता है। यहाँ पर देखिए लेड एसिड बैटरी का आविष्कार गैस्टन प्लेंटी ने किया था, ये सही कथन है बिल्कुल। तो याद रखेंगे आप लोग, लेड एसिड बैटरी का निर्माण किसने किया था, गैस्टन प्लेंटी ने। किसने किया था, गैस्टन प्लेंटी ने। ठीक है, अब इसके बाद दिया गया है इसमें एक या अधिक सेल श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। एक या अधिक सेल क्या होता है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होते हैं। लेकिन यहां पर दिया गया है प्रत्येक सेल एक प्लेट से बना होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 है इसको याद रखेंगे, ये एक प्लेट से नहीं बना हुआ होता है, ये बना हुआ होता है 2 प्लेट से मिलकर के। किससे मिलकर के बना होता है, यदि नहीं दिख रहा होगा तो बड़ा लिख देता हूँ, 2 प्लेट से क्या होता है, मिलकर के बना होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा जो है गलत आंसर है, तो यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन सी, हमने कहा है कि असत्य कथन कौन सा है, तो असत्य कथन कौन सा है, तीसरा है। तो केवल तीसरा किसमें दिया गया है, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखिए
आक्सीकारक, आक्सीकारक में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन देने की क्षमता होगी। उत्प्रेरक कहा गया है अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले। एस्टर में कहा गया है अम्ल और एल्कोहल, और अपचायक में कहा गया है हाइड्रोजन देने की क्षमता। ठीक है, तो अभी मैंने अपचयन उपचयन वाले में बताया कि ऑक्सीकारक मतलब जिसमें ऑक्सीजन देने की क्षमता, ठीक, ये हो गया। उत्प्रेरक मतलब अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं। देखिए उत्प्रेरक क्या होते हैं, उत्प्रेरक जो होते हैं वो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ये उत्प्रेरक जो होते हैं अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन अभिक्रिया की दर को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। जैसे कि मान लो दो व्यक्ति में लड़ाई हुआ, अब दो व्यक्ति में लड़ाई हुआ, उस लड़ाई में तीसरा व्यक्ति कोई शामिल नहीं हुआ है, लेकिन एक व्यक्ति आया और वो दोनों को जानता है मान लीजिए, तो आपसे ए व्यक्ति है मान लो और एक बी व्यक्ति है। तो ए व्यक्ति और बी व्यक्ति का लड़ाई हुआ है, तो ये व्यक्ति क्या करेगा, ए के पास जाएगा और ए को कहेगा कि बी तेरे को ऐसा ऐसा बोल रहा था, तो ये भड़क जाएगा। और उसी को ए, ये व्यक्ति जाकर के ए को क्या कह सकता है कि नहीं वो बोल रहा था समझौता करना है, तो ए क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो व्यक्ति यहाँ पर है, ये व्यक्ति जो लड़ाई को या तो बढ़ा रहा है या घटा रहा है, तो इसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग, उत्प्रेरक बोल रहे हैं। तो क्या करेगा, ये अभिक्रिया की दर को क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है कि अभिक्रिया तीव्र होगी या अभिक्रिया धीमी होगी। इसको प्रभावित करने का कारक कौन है, उत्प्रेरक। इसको याद रखेंगे। इसके बाद याद रखेंगे एस्टर। तो एस्टर याद रखेंगे, ये अम्ल और एल्कोहल का क्या होता है, मिश्रण होता है। तो ये बिल्कुल सही है। तो हम लोग का जो ऑप्शन ए है वो 1 से मिलेगा, एस्टर जो है 3 से मिलेगा और अपचायक 4 से। इस तरीके से 1 2 3 4 ये जो है ये मिलेगा। तो 1 2 3 4 हमारा ऑप्शन नंबर ए है, तो ये हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन पर बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू कब होगा, ये बोल रहे हैं। पहला, एक बंद पात्र में, एक खुले पात्र में, दोनों के लिए, इनमें से किसी में भी नहीं। तो देखिए द्रव्यमान संरक्षित कब रहेगा। ठीक, मान लीजिए अभिक्रिया हो रही है, तो उसमें किस अभिक्रिया में होगा, जब एक बंद पात्र में वो अभिक्रिया होगी तब ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होगा। क्योंकि जब वो बंद रहेगा तभी वो बाहर की जो एनर्जी है उससे कांटेक्ट नहीं हो पाएगा, और इस वजह से क्या होगा, द्रव्यमान संरक्षण उसमें बना रहेगा। अन्यथा द्रव्यमान में क्या हो सकता है, क्षय हो सकता है ऊर्जा के रूप में। तो इसलिए याद रखेंगे एक बंद पात्र में ये क्या होगा, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। उसको एक फैक्ट के रूप में याद रख सकते हैं क्योंकि ये बदलने वाली चीज नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग चलते हैं 21वें क्वेश्चन पर। यहाँ पर 21 नंबर का हमारा क्वेश्चन, इसमें दिया गया है टिंचर एक एंटीसेप्टिक है जो कि पहला, आयोडीन का एक तनु विलयन होता है। ठीक, दूसरा, इसमें आयोडीन को सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड के रूप में मिलाया जाता है। यहाँ पर देखिए एसीटोन नहीं मिला हुआ होता है टिंचर में। टिंचर मतलब वही टिंचर जो आप लोग को चोट वगैरह लगती है तो डॉक्टर लाल कलर की दवाई वगैरह टाइप में लगाता है, तो ये आयोडीन टिंचर। ठीक है, तो टिंचर में एंटीसेप्टिक के रूप में कार्य करता है। हाँ बिल्कुल कार्य करता है, कहीं पर कटने फटने में, जलने में इसको लगाया जाता है टिंचर वाले को। ठीक है, कटने में बेसिकली। तो आयोडीन का तनु विलयन है, बिल्कुल सही है कि आयोडीन का ये क्या है, तनु विलयन को ही हम लोग क्या कहते हैं, टेंचर कहते हैं। अब इसमें आयोडीन को सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड के रूप में मिलाया जाता है। तो इसमें आयोडीन को क्या मिलाया जाता है, सोडियम आयोडाइड के रूप में या पोटेशियम आयोडाइड के रूप में इसमें मिलाया जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है और ऑप्शन नंबर जो 3 है ये जो है सही ऑप्शन है। तो यहाँ पर देखिए 1 और 3 किसमें दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है उसमें ये क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इसी में। ठीक, अब यहाँ पर दिया हुआ है देखिए, सुमेलित कीजिए आसुत जल, अमाशय रस, रक्त और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और दूसरी सूची यहाँ पर दी गई है। ये दूसरी सूची जो दी गई है ये पीएच मान की सूची है। ठीक, यहाँ पर देख लीजिए आसुत जल, अमाशय रस, रक्त और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए यहाँ पर कुछ चीज मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए ये 7 है,
0 से लेकर के 14 पैमाना जो है पीएच पैमाना होता है, सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक, तो सोरेनसन ने दिया था पीएच पैमाने को, एक और थे इनके सहयोगी के रूप में। तो यहाँ पर देखिए जो 7 जो होगा, यदि किसी द्रव का विलयन का मान जो है वो 7 है पीएच मान, तो पीएच मान यदि 7 है तो ये क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, उदासीन होगा, ना तो अम्लीय होगा ना तो क्षारीय होगा। लेकिन यदि 7 से कम है तो क्या होगा, अम्लीय होगा। 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, और 7 से ज्यादा हो गया तो क्या होगा, क्षारीय होगा। और क्षार कहने का मतलब जिसमें क्या होगा, OH आयन ज्यादा होगा। अम्ल कहने का मतलब जिसमें हाइड्रोजन आयन ज्यादा होगा। तो यदि यहाँ पर दिख रहा है क्या 14 है और 14 दिख रहा है, OH माइनस आयन जिसमें कम होगा वो क्या होगा, मतलब ज्यादा होगा, वो क्या होगा, क्षार होगा। तो क्षार होगा तो यहाँ पर देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड दिख रहा है क्या, NaOH, इसमें OH दिख रहा है, OH दिख रहा है, मतलब क्या है, ये तो क्या होगा, क्षार होगा। तो क्षार की वैल्यू क्या होगी, 7 से ज्यादा होगी। तो 7 से ज्यादा होगी तो यहाँ पर देखिए 7 से ज्यादा सिर्फ एक में दिख रहा है, और इसलिए डी का ए मिलेगा। ठीक है, डी से कौन सा रहेगा, 14। तो यहाँ पर देख ले डी का पहला मिल रहा है क्या, 2 ऑप्शन में है डी का पहला, तो हमारा ऑप्शन डी ये वाला और ये वाला तो गलत हो जाएगा। हमारा ऑप्शन या तो ए होगा या सी होगा। दूसरा हम चलते हैं आसुत जल। तो आसुत जल मतलब एकदम शुद्ध जल है, ना तो उसमें क्या है, ना तो अम्लीय है ना ही क्षारीय है। तो मैंने कहा ये उदासीन, क्या बोल रहा हूं, उदासीन। ठीक है, तो उदासीन यदि बोल रहे हैं तो उदासीन में क्या करेंगे, जिसकी वैल्यू 7 हो। तो 7 दिख रही है क्या, ये दिख रहा है हमारा ऑप्शन नंबर 3 पर। तो आसुत जल का पीएच मान क्या होगा, 3 जो है वो 7, मतलब आसुत जल का पीएच मान 7 है, तीसरे नंबर पर है ये। ठीक, रक्त का पीएच मान कितना, इसको याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ दिया जाता है डायरेक्टली कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान याद रखेंगे 7.4, और अमाशय रस का मान होता है 1.2। ठीक है, तो इस तरीके से इसको याद रखेंगे। तो आसुत जल, ठीक, अब देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन मिल रहा है हमको। तो ऑप्शन नंबर डी का तो पहला होगा, डी का पहला दोनों में है। सी का यहां पर, सी का चौथा, तो सी का चौथा कौन सा में है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो 23 क्वेश्चन है, क्षारीय सामर्थ्यता का सही क्रम क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए क्षारीय सामर्थ्यता किसको कहते हैं, ये क्वेश्चन चेंज हो गया, रुक जाइएगा। ये देखिए हमारा क्वेश्चन जो है 23 नंबर का, ये है क्षारीय सामर्थ्यता का सही क्रम क्या होगा। तो क्षारीय सामर्थ्यता किसको बोलते हैं, कुछ क्षारीय सामर्थ्यता क्या है, किसी भी यौगिक मतलब जो तत्व है उसका वह गुण जिससे वो क्या करते हैं, जो अम्ल है होते हैं उसके अम्लीयता को कम करने में जो भूमिका निभाते हैं, उसी को बोल रहे हैं क्षारीय सामर्थ्यता, किसी इसकी तत्व की या यौगिक की। तो यहाँ पर देख लीजिए कि हम लोग को पता है आवर्त सारणी में जब जाएंगे तो एक है मृदा धातु का एक क्रम है। तो उस क्रम में देखिए, उस क्रम में हाइड्रोजन रहता है तो हाइड्रोजन को छोड़ दिए, तो ऐसे याद रख सकते हैं, हलीना की रब से फरियाद, फ्रांसियम लास्ट में आता है, तो हलीना की रब से फरियाद। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर दिया हुआ नहीं है हमारे को, हमको दिया गया है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। ठीक, तो देखिए लिथियम जो है पहले आएगा, फिर कौन सा आएगा, सोडियम आएगा, फिर कौन सा आएगा, पोटेशियम आएगा, और फिर कौन सा आएगा, रुबिडियम आएगा। तो यहाँ पर इस क्रम में कौन सा है वो देखते हैं। तो सबसे पहले कौन सा दिया गया है, लिथियम। उसके बाद मैंने कहा हलीना की, तो ये हलीना ली यहाँ हो गया, नी ना हो गया, ये के, रुबिडियम और सीजियम। तो यहाँ पर देखिए इस क्रम में कौन सा है, हमारा ऑप्शन नंबर सी है। तो क्षारीय सामर्थ्यता का सही क्रम कौन सा होगा, सी होगा। लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड और सीजियम हाइड्रोक्साइड। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि आप डिटेल में इसको देखना चाहते हैं तो बुक से और अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 24 नंबर का क्वेश्चन है। 24 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है
कि निम्न कथनों को पढ़कर सत्य कथन का चयन करें। यहाँ पर कुछ कथन लिखे हुए हैं जो किसी इनमें से किसी एक के बारे में है, तो उसको पढ़ करके हमको आंसर देना है। तो पहला दिया गया है, यह प्रबल क्षार है, यह प्रबल क्षार है। क्या दिया गया है? यह प्रबल क्षार है। यहां पर दिया गया है यह प्रबल क्षार है। दूसरा कहा गया है यह गर्म करने पर भी अपघटित होता है। ठीक, अब देखिए इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा क्षारी सामर्थ्यता, उसमें सभी थे। तो उन जो जितने भी थे हलीना की रब से फरियाद वाले में, तो जो भी तत्व हैं उन तत्व में लिथियम जो होता है वही तत्व बस क्या होता है, अपघटित होता है। बाकी जो है वो अपघटन का मतलब अपघटित नहीं होते हैं गर्म करने पर। तो उसमें अपवाद है ये लिथियम हाइड्रोक्साइड। तो इसीलिए इसको याद रखेंगे, इसीलिए क्वेश्चन में भी यहाँ पर रखा हुआ मैं इसको, कि इसमें लिथियम जो है अपवाद के तौर पे होता है कि जब गर्म करते हैं तो ये क्या होता है, अपघटित होता है। लेकिन बाकी जो इसके तत्व होते हैं इसी में, इस फैमिली में, उसमें से बाकी तत्व जो है अपघटित नहीं होते, केवल कौन सा होता है, लिथियम। तो इसलिए ये ऑप्शन जो है हमारा सी जो है वो यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, देखिए यहाँ पर दिया गया है कुछ सूत्र दिए गए हैं और उसके नाम दिए गए हैं। ठीक, आर्थोबोरिक अम्ल दिया गया है, मेटाबोरिक अम्ल दिया गया है, टेट्राबोरिक अम्ल दिया गया है, पायरोबोरिक अम्ल दिया गया है। तो इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। तो आर्थोबोरिक अम्ल देखिए यहाँ पर सूत्र है H3BO3, यही इसका क्या है, राइट आंसर है आर्थोबोरिक अम्ल का। दूसरा है मेटाबोरिक अम्ल, मेटाबोरिक अम्ल जो है ये हमारा तीसरे में दिख रहा है HbO2। ठीक, और एक है टेट्राबोरिक, टेट्राबोरिक अम्ल में यहाँ पर देखिए ये इसमें भी है, इसमें ये आएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका। ठीक, और पायरोबोरिक अम्ल जो है यह है चौथे नंबर के लिए। तो यहाँ पर देखिए आर्थोबोरिक अम्ल जो है H3BO3, मेटाबोरिक अम्ल जो है HbO2, इसके बाद है टेट्राबोरिक अम्ल। तो टेट्राबोरिक अम्ल कौन सा होगा, H2B4O7। और इसके बाद पायरोबोरिक अम्ल, इसका सूत्र हो जाता है H6B4O9। ठीक है, लेकिन इसमें जो बोरिक अम्ल के रूप में हमको जो मिलता है वो सामान्यतः कौन सा होता है, आर्थोबोरिक अम्ल जो होता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 1 3 2 4, 1 3 2 4 कहीं पे दिख रहा है क्या, ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा है। तो इसलिए हमारा 25वें क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है देखते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, निम्न में से कौन सा एक संयोजन अभिक्रिया है। क्या बोल रहा है, संयोजन अभिक्रिया है। देखिए यहाँ पर 2HCl था, ये टूट करके क्या बन गया, हाइड्रोजन और क्लोरीन बन गया। यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट था जो बन कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। ये जिंक और कॉपर सल्फेट, ये दोनों ने क्रिया की और कॉपर अलग हो गया और जिंक सल्फाइड यहाँ पर बन गया, जिंक सल्फेट। फेरस सल्फेट यहाँ पर देखिए Fe और S। यहाँ पर देखिए HCl था, HCl टूट करके किस में हो गया, हाइड्रोजन और Cl में। तो यहाँ पर हाइड्रोजन टूट कर क्या बन रहा है, हाइड्रोजन और क्लोरीन में टूट रहा है। तो इसलिए क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो अलग हो रहा है तो संयोजन अभिक्रिया नहीं होगी, कौन सी अभिक्रिया होगी, वियोजन अभिक्रिया। यहाँ पर भी ये टूट करके क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस वजह से ये भी कौन सी अभिक्रिया होगी, वियोजन अभिक्रिया होगी। अब यहाँ पर देखिए थर्ड में जिंक कॉपर सल्फेट, यहाँ पर कॉपर अलग हो गया, जिंक क्या हो गया, कॉपर की जगह पर आ गया। तो इसने कॉपर को क्या किया, हटाया, मतलब विस्थापित किया। तो इसलिए ये कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन। तो यहाँ पर दो तत्व जो है फेरस या फेरिक और सल्फेट, यहाँ पर फेरस सल्फेट जो बन रहे हैं, इस वजह से इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, संयोजन अभिक्रिया कह सकते हैं। कौन सी अभिक्रिया कह सकते हैं, संयोजन अभिक्रिया कह सकते हैं। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। कौन सा है, हमारा डी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही आंसर है, क्योंकि इसमें जो है दो चीजें मिलकर के एक तीसरी चीज बना रही है। तो यदि मान लीजिए कि ए और बी मिले और बी मिलकर के क्या बनाए, ए भी बनाए, तो इस तरीके की जो अभिक्रिया होगी वो कौन सी होगी, संयोजन अभिक्रिया। वियोजन में जस्ट क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी,
वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक, तो इसको बात याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है देखते हैं। यहाँ पर 27वें नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। मैंने बताया कि अभी कॉपर और जिंक सल्फेट वाला जो हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि कॉपर को रिप्लेसमेंट कर दिया गया था, किसके द्वारा? जिंक के द्वारा। तो वो एक विस्थापन थी, क्योंकि एक तत्व का क्या हो रहा था? विस्थापन। यहाँ पर देखिए किसी दो तत्व का विस्थापन हो रहा है क्या? इसमें भी एक ही तत्व का क्या हो रहा है? हट रहा है। देखिए Fe था, ये कॉपर था, तो कॉपर को इसने हटा दिया और कॉपर अलग हो गया और इसमें जुड़ गया फेरस। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये हाइड्रोजन और क्लोरीन ये दोनों मिलकर के बना रहे हैं 2HCl, मतलब ये कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। यहाँ पर एल्युमिनियम, फेरस और ऑक्सी ओजोन वाला जो है, यहाँ पर देख लीजिए तो एल्युमिनियम वाला हो गया और फेरिक, तो ये जो है यहाँ पर ये वाली तो नहीं होगी। अब इसके बाद देखिए डी पर, तो डी में देखिए NaCl और AgNO3, तो यहाँ पर Ag जो था वो Cl से जुड़ गया और Na जो था वो NO3 से जुड़ गया। तो यहाँ पर दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया। इसलिए ये जो अभिक्रिया होगी वो कौन सी अभिक्रिया होगी? द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको ध्यान देंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, देखिए यहाँ पर, इसको मिटा नहीं पाया हूं, मैं मिटा देता हूं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, निम्न कथन में किसके बारे में है? यह एक संश्लेषित रासायनिक तत्व है। दूसरा दिया गया है, इसे डबना में संयुक्त परमाणु अनुसंधान संस्थान में बनाया गया था। उत्कृष्ट गैसों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो ये है कि ये कौन सा है? ये उत्कृष्ट गैसों के समूह में है। दूसरी चीज, इसे डबना में बनाया गया था। ठीक है, डबना में संयुक्त परमाणु अनुसंधान संस्थान में बनाया गया था और यह एक संश्लेषित रासायनिक तत्व है। ये तीनों बातें किसके लिए हैं? तो देखिए यहाँ पर फ्रांसियम नहीं है, रेडियम इसकी खोज पहले हो गई थी, निहोनियम भी नहीं है, ओगेन्सन ये है। हमारे परमाणु जो हमारा आवर्त सारणी है उसका जो सबसे लास्ट तत्व है, जो 118वें नंबर का तत्व है, उसके बारे में ये बात की गई है। तो यहाँ पर देखिए डबना में संयुक्त परमाणु अनुसंधान संस्थान में इसको बनाया गया था। तो किसने बनाया था? अमेरिका और रूस के दोनों की संयुक्त क्रम के द्वारा बनाया गया था। तो जो ओगेन्सन है ये प्राकृतिक रूप से नहीं मिलता है, इसको क्या किया गया था? कृत्रिम रूप से बनाया गया था। तो हमको याद रहता है कि आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है, तो हमको बेसिकली याद रहता है कि हाइड्रोजन है, लेकिन अंतिम खोजा गया तत्व अभी कौन सा है? ओगेन्सन है। ठीक है, तो इसको खोजा ने मतलब इसको क्या किया गया है? कृत्रिम रूप से बनाया गया, प्राकृतिक रूप से यह नहीं मिलता है। और कौन सी गैस है? यह उत्कृष्ट गैस है। तो इसके बारे में इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे और इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखिए EEG का उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर दिया गया है EEG का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ECG नहीं है, ECG नहीं है। ECG का प्रयोग हम लोग करते हैं कौन सा? हृदय, कार्डियोलॉजी वाले में क्या करते हैं? ECG का प्रयोग करते हैं। ECG में कौन सा? हृदय वाले में प्रयोग करते हैं, हृदय के बारे में ग्राफ खींचने के लिए। लेकिन EEG का प्रयोग किस में किया जाता है? तो इसमें किया जाता है मस्तिष्क का। तो EEG में कौन सा आएगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी आएगा। तो इसको आप लोग याद रखेंगे फैक्ट के रूप में, EEG। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए क्या है? हड्डी तोड़ ज्वर। ठीक है, नाम पहली बार सुन रहे होंगे तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हड्डी तोड़ ज्वर की स्थिति में रक्त में कमी या अधिकता से होती है। पहला है प्लेटलेट्स की कमी। यहाँ पर यह होगा कि हड्डी तोड़ ज्वर की स्थिति में रक्त में खाली स्थान होती है, मतलब ये यहाँ पर नहीं रहेगा। हड्डी तोड़ ज्वर की स्थिति में क्या होता है रक्त में, वो यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या होगा? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है
प्लेटलेट्स की मात्रा बढ़ जाती है, प्लेटलेट्स की मात्रा वही रहती है, प्लेटलेट्स क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो आप लोगों ने नाम सुना होगा किसका, रक्त का। और रक्त में हम लोग जनरली 3 चीजों की बात करते हैं। रक्त में 3 कणिकाएं, एक को बोलते हैं हम लोग WBC, एक को बोलते हैं RBC और एक होता है प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स। अब देखिए ये प्लेटलेट्स की क्या कमी होती है। ये पूछ रहा है कि रक्त में यदि हड्डी तोड़ ज्वर हो गया, हड्डी तोड़ ज्वर का मतलब है डेंगू, डेंगू को ही क्या बोलते हैं, हड्डी तोड़ ज्वर बोलते हैं। तो यहाँ पर डेंगू में क्या होता है, मादा एनोफिलीज के काटने से होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है और इसकी वजह से आंतरिक जो है रक्त स्राव होने लगता है और इस वजह से इसमें क्या होता है, ये हमारा जो हड्डी तोड़ ज्वर है इसमें हमारी जो शरीर के अंग है वो दर्द करते हैं बहुत ज्यादा, इसीलिए इसको कहा जा रहा है हड्डी तोड़ ज्वर। ठीक, तो आज के लिए इतना ही हम लोग MCQ जो है उसको रखते हैं। बाकी MCQ की सीरीज हम ये कंटिन्यू रहेगी आपके परिचायक के पेपर तक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे फिर से नए वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, विजय पथ अकेडमी का चैनल जो है, तो उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। ठीक, 1 अगस्त से हमारे यहाँ शिक्षक भर्ती की क्लासेस जो है शुरू हो रही हैं। तो आप अपने लिए जानकारी लेना चाहते हैं तो ये नीचे मोबाइल नंबर दिया हुआ है, यहाँ से आप लोग इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, और हमारा जो संस्थान है उसको भी विजिट कर सकते हैं। ये जस्ट हमारे श्री लक्ष्मी बुक डिपो जो है उसके सामने स्थित है, 3A जो कॉम्प्लेक्स है वहां पर 3rd फ्लोर में। तो आप विजिट कर सकते हैं और शिक्षक भर्ती के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।